शिवाजी अनटचेबिलिटी को नहीं मानते थे, लेकिन जब मराठों का नेतृत्व पेशवा के हाथ में आ गया, पेशवा ब्राह्मण थे और उनमें ब्राह्मणवाद भी था। ब्राह्मण होने में कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जाति को नहीं मानते थे। अनटचेबिलिटी को मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ब्राह्मण होना अलग बात है, लेकिन ब्राह्मणवादी होना अलग बात है। पेशवा मराठों को उतनी प्रगतिशीलता के साथ लीड नहीं किए थे जिस प्रगतिशीलता के साथ में मराठों को लीड करते थे शिवाजी। शिवाजी जाति में भेद नहीं मानते थे, मराठे मानते, सॉरी पेशवा मानते थे। शिवाजी ब्राह्मण नहीं थे। शिवाजी को तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने राजा मानने से ही मना कर दिया था। तो शिवाजी का राज्यारोहण करने के लिए बनारस से ब्राह्मण को बुलाया गया था। महाराष्ट्र के ब्राह्मण ज्यादा कट्टर थे। तो आप देखोगे कि जब पेशवा ने महारों को अनटचेबल मानकर उनको सेना में भर्ती से मना कर दिया, अंग्रेजों ने इसके मौके का लाभ उठाया। उन्होंने अंग्रेजों की सेना में भर्ती कर लिया महारों को। वही महार लोग भीमा कोरेगांव नाम के एक जगह पर एक युद्ध के दौरान मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को लंबे समय तक रोक लिया। बहादुरी से लड़ते हुए वो एक एक कर कट कर मर गए, लेकिन मोर्चा नहीं छोड़े। अब इस बात को आगे चलकर अंग्रेजों ने इस युद्ध में जीतने के बाद, मैंने थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में जीतने के बाद महारों के बलिदान को श्रद्धांजलि दिया, उनके लिए एक स्मारक बना दिया। अंग्रेज को इससे क्या फायदा है कि उनके लिए लड़ मर जाने वाले लोगों को जब अंग्रेज श्रद्धांजलि देंगे तो भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की प्रेरणा और प्रबल होगी। वो तो एक छोटी बात थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि महारों ने इसे अपने लिए सम्मान का प्रतीक मान लिया। क्यों? क्योंकि महार अनटचेबल जाति के लोग हैं। अनटचेबल जाति के लोगों को गांव देहात में क्या माना जाता है? दुर्बल, कमजोर, कायर। उनको बात बात में घुड़की दी जाती है, मारेंगे तुमको, भाग यहां से, और वो डर जाते हैं, भाग भी जाते हैं। कमजोर काया और कमजोर मन का व्यक्ति मानकर वो खुद के जीवन को एक जंजाल की तरह जीते हैं। और ऐसे लोगों के बीच बीच में ये भावना तो उमड़ती ही है कि रंग तो मेरा भी लाल ही है लहू का, पराक्रम तो मेरे अंदर भी है, लड़ मरे तो कर तो कुछ हम भी सकते हैं। लेकिन उनको फिर भी अपने अंदर की ताकत का यकीन नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ उनके परिवेश ने उनको कमजोर 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 और कमजोर ही कहा है और सिद्ध किया है। इसी बीच में यदि कोई ऐसा प्रतीक मिल जाए जो ये बताए ना तुम कमजोर थोड़े ना हो, तुम तो जाबाज योद्धा हो, बांकुड़े हो रन के, तो फिर तो वो इंस्पायर्ड हो जाएंगे। और इंस्पायर्ड हो जाएंगे तो ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी मेकर्स, हीरोज के लिए उनके मन में श्रद्धा की भावना होगी। और इसीलिए महार उस समाधि स्थल पे जाके अपनी आस्था व्यक्त करने लगे। और अब वो परंपरा बन गई। परंपरा तो बन गई, किंतु पिछले दिनों क्या हुआ कि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने महारों की इस कोशिश को राष्ट्र विरोधी करार दिया और कहा कि क्योंकि ये लोग जिनके नाम पर यह स्मारक बनाया गया हुआ अंग्रेजों के लिए लड़े थे, मराठों के विरुद्ध लड़े थे, मराठे भारतीय, तो राष्ट्र का प्रतीक और प्रतिनिधित्व करने वाले कौन? तो मराठे। और उपनिवेशवाद का प्रतिनिधि कौन? तो अंग्रेज। और ये लड़े उपनिवेशवादियों के पक्ष में, तो उनके लिए कौन सी श्रद्धा, उनके लिए कौन सी आस्था, उनके लिए कैसा समर्पण, कैसी श्रद्धांजलि? उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने का मतलब है कि अंग्रेजों के पक्ष में तुम खड़े हो जा रहे हो। और इसको लेकर हो गया हंगामा। दोनों पक्षों के बीच मारपिटाई भी खूब हुई, पॉलिटिकल स्टंटबाजियां भी हुई। लेकिन यहां पर एक रिमार्केबल बात यह है कि क्या हम ये मान लें कि बाजीराव द्वितीय की सेना राष्ट्रीय सेना थी? मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? कारण नंबर एक, पेशवा ने महारों को छूत करा दिया था। तो जो अनटचेबिलिटी को मानेगा उसे हम राष्ट्रीय मानेंगे? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। क्योंकि राष्ट्र का हिस्सा तो महार भी होगा ना। राष्ट्र का हिस्सा क्या महार को नहीं मानेंगे आप? राष्ट्र तो सबके मिलने से बनता है, तो महार के मिलने से भी बनेगा। जिसने महार को अनटचेबल डिक्लेयर करके उसको सेना में शामिल होने के लायक ही नहीं माना, उसे हम राष्ट्र का प्रतिनिधि नहीं मान सकते। भुवन की टीम में कचरा खेलेगा तो राष्ट्र बनेगा। दूसरी बात यह है कि ये रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय, ये दोनों बाप बेटे ने अंग्रेजों की शरणागति पहले किया था। रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय दोनों अंग्रेजों के सहयोग से शासक बनने की कोशिश किए थे। बाजीराव द्वितीय तो बसिन की संधि के बाद में अंग्रेजों के सहयोग से ही संधि करके पेशवा के पद पर दोबारा बैठा था। रघुनाथ राव कामयाब नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के पीछे तो यही बाप बेटे जिम्मेदार थे। इन्हें हम राष्ट्रवाद का प्रतीक मान लें? नहीं मान सकते। तो ऐसे में भीमा कोरेगांव की लड़ाई को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई कौन सी लड़ाई का हिस्सा था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय एंग्लो मराठा